हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इवोल्यूशन से रिगार्डेड दो थ्योरीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लेमार्किज्म के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद डार्विनिज्म के बारे में। लेमार्क की जो थ्योरी थी उसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते थे, जबकि डार्विन की जो थ्योरी थी दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से बोलते थे। अब आज हमारे पास जो थ्योरी है दैट इज गिवन बाय पुट फॉरवर्ड बाय द हुगो डी व्रीज। इट इज इट वाज पुट फॉरवर्ड by Hugo de Vries. Hugo de Vries. He was the Dutch. He was the Dutch botanist. He was the Dutch botanist in American University. According to this scientist, or according to Hugo de Vries, new species is formed by the help of pre-existing species due to mutations। यानी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो प्रेजेंट है उस प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज के अंदर म्यूटेशंस क्रिएट होगी, और वही म्यूटेशंस इज द जनरली कॉज ऑफ न्यू स्पीसीज। वही म्यूटेशन जो होगी किसका कारण होगी? न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन का। अब हुगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द म्यूटेशन? कैसे होती है म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब है सडन इनहेरिटेबल चेंज। म्यूटेशन मीन्स सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन इनहेरिटेबल और रेयर discontinue change in genotype of an organisms which alter their phenotype, और यही फिनोटाइप जो होता है वो उस ऑर्गेनिजम्स को उसके पेरेंट से सेपरेट कर देता है, मीन्स एक तरीके से अलग बना देता है। इसी अलग कंडीशंस को, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पेरेंट्स से सेपरेट दिखाई देता है, इट्स मीन्स उसके अंदर कोई न्यू कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं। वही कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को पेरेंट्स से सेपरेट कर देता है। इट्स मीन्स दैट इज द कॉल्ड म्यूटेशंस। सिंपली म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन, अचानक से जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर चेंज आता है, वही चेंज जो रेयर होता है, कभी कभी होता है, डिसकंटिन्यू होता है। मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डायरेक्टली होता है। नो, इट्स मे बी स्किप एनी जनरेशंस। और इनहेरिटेबल्स जो आसानी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट किया जा सकता है, इनहेरिटेबल है इसको, इस चेंज को। और वो चेंज कहां पर होता है? ना कि फिनोटाइपिक कंडीशंस पे, इट्स अकर ऑनटू द जीनोटाइप। इट्स मींस जीन, ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोटाइप प्रेजेंट है, जो जीन प्रेजेंट है, उस जीन के अंदर वो चेंज होता है, तभी जाकर उस जीन के चेंज से ऑर्गेनिजम्स की फिनोटाइपिक कंडीशंस जो है वो चेंज होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पेरेंट से सेपरेट कर देती है। और जब पेरेंट से सेपरेट होता है ऑर्गेनिजम्स, मींस इट्स बियर्स द न्यू कैरेक्टर्स दैट सेपरेट ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर हम हुगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वन स्टेप, हुगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग क्या है, वन स्टेप्स लार्ज
चेंज, लार्ज म्यूटेशन। हुगो डी वरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन का मतलब क्या था? हुगो डी वरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन का मतलब था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन मीन्स इसका मतलब क्या है? किसी एक ही चेंज से, मतलब एक फर्स्ट जनरेशन से, ये फर्स्ट जनरेशन है, जनरेशन से इस जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आई, नेक्स्ट जनरेशन, उस नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये तो एक सिंगल स्टेप हुआ। यहां से यहां तक जाने में तो क्या है? सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। लेकिन इस पार्टिकुलर कंडीशन में देखिए मैनी चेंज अकर, यहां से बहुत सारे बदलाव आ गए। और इस बदलाव को एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करते हैं हुगो डी वरीज के अकॉर्डिंग, दिस चेंज इज कॉल्ड द सैल्टेशन। दिस चेंज इज कॉल्ड द सैल्टेशन। इस चेंज को हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द सैल्टेशन। सैल्टेशन के नाम से इसको हम बोलते हैं। मतलब एक सिंगल स्टेप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जब हम जाएंगे तो उस चेंज की वजह से बहुत सारा बदलाव ऑर्गेनिजम्स में, और वही बदलाव जो है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे काम करता है। If we compare the theory of mutations with the another theory of evolutions, like that Lamarckism or Darwinism, according to the Hugo de Vries theories, mutation is the source of sources of evolution. In the theories of Lamarckism and डार्विनिज्म, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म। तो लेमार्क और डार्विन जो साइंटिस्ट थे वो पार्टिकुलर थ्योरी के बेस के ऊपर, मतलब अपनी सेम थ्योरी के बेस के ऊपर इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए थे, जिसके बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है कि हाउ द लेमार्किज्म यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अकर। सेकंड कंडीशन जो है डार्विनिज्म के केस में भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन पॉसिबल है, किस तरीके से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किसने किया? डार्विन ने, म्यूटेशन थ्योरी के बेस के ऊपर हुगो डी वरीज ने। ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी हुगो डी वरीज परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट ऑन टू द इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। ठीक है, on the basis of mutation theory, Hugo de Vries performed their experiment on the plant इवनिंग प्राइम रोज। प्लांट का नाम क्या है? इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज प्लांट के ऊपर, इवनिंग प्राइम रोज प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हैविंग साइंटिफिक नेम इज ओइनोथेरा लेमार्किनिया। ठीक है, ओइनोथेरा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओइनोथेरा लेमार्किनिया। ठीक है ना, ओइनोथेरिया लेमार्किनिया। ठीक है, ये प्लांट्स है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया? स्पेसिफिक सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बेस के ऊपर उसने क्या किया? सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देखिए, स्पेसिफिक सबसे पहले ये जो प्लांट्स प्रेजेंट है, जो नेचुरल प्लांट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब वो नेचुरल प्लांट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं नेचुरल प्लांट है। इस प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन करवाई। सेल्फ पोलिनेशन जब उन्होंने परफॉर्म करवाई तो उसकी सहायता से जो सीड बने
जो सीड प्रोड्यूस हुए। अब इन सीड्स को उसने क्या किया, ग्रो किया। जब सीड्स को उन्होंने ग्रो किया तो उसमें से दो वैरायटी मिली। एक तो हम उसके पास क्या मिला, देखिए कुछ तो ऐसे प्लांट मिले जो मतलब हम ये कह सकते हैं नेचुरल प्लांट सेम, और मेजोरिटी में यही प्लांट मिले। मेजोरिटी में कैसे प्लांट मिले भाई, सेम नेचुरल प्लांट मिले। लेकिन कुछ फीवर ऐसे भी मिले जिसके अंदर डिफरेंस मिला, वेरी डिफिकल्ट प्लांट प्रोड्यूस हुए। इससे कुछ ऐसे भी हुए जो वेरी डिफरेंट प्लांट, जो पेरेंट्स प्लांट से वेरी डिफरेंट, जो फीवर थे। अब इसके साथ फिर सेल्फ पोलिनेशन करवाई, सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूस की। यहां पर फिर क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूस की। अब इस सेल्फ पोलिनेशन में जो सीड प्रोड्यूस हुए, उन सीड के बेस के ऊपर फिर से उसने क्या किया, यहां से फिर जो सीड प्रोड्यूस हुए, यानी यहां से जो फिर सीड प्रोड्यूस हुए, उन सीड प्लांट के अंदर से फिर से उसने देखा कि इसमें से वेरी डिफरेंट प्लांट्स जो मेजोरिटी में प्रोड्यूस हुए, लेकिन कुछ ऐसे मिले, फ्यू आर मोर डिफिकल्ट, कुछ ऐसे हुए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली वे में अगर हम किसी भी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो नेचुरली कंडीशंस में भी हमें इस बात का पता चलता है कि नेचर जो होती है वो भी एक नॉर्मल वे में म्यूटेशंस को कॉज करती है, यानी नेचुरल कंडीशंस में भी म्यूटेशन होती रहती है। अगर मान लीजिए कोई भी नेचुरल प्लांट प्रेजेंट है, उस नेचुरल प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमें इस बात का पता चलता रहे कि सेम कैरेक्टर्स के बीच में ही हमें एक तरीके से ब्रीडिंग शो करते हैं। जब सेम कैरेक्टर्स के बीच में ब्रीडिंग शो करते हैं तो ऐसे में चांस जो है हमारे पास वेरिएशंस के वो रेयर होते हैं। उसी केस के बेस के ऊपर नेचुरल प्लांट्स के साथ जब ब्रीडिंग परफॉर्म करवाई गई, यहाँ पर नेचुरल प्लांट्स के साथ तो सेल्फ पोलिनेशन जब करवाया गया तो उसकी सहायता से जो सीड्स प्राप्त हुए, उन सीड्स को हमने ग्रो किया और उससे नेचुरली ही प्लांट्स मिले। जो प्लांट्स मिले उसको मेजोरिटी में, मतलब ये प्लांट्स अगर हम बात करते हैं तो 98% प्लांट यही मिले, और सिर्फ ओनली 2% प्लांट जो है वो हमें कैसे मिले, वेरी डिफरेंट प्लांट्स मिले, जो इन पेरेंट्स से अलग टाइप के मिले। अब जो ये फ्यूअर टाइप के जो प्लांट्स प्रेजेंट है, इन प्लांट्स के बीच में फिर से हमने क्या करवाया, सेल्फ कंडीशन करवाई, यानी सेल्फ पोलिनेशन परफॉर्म करवाया। ये सेल्फ पोलिनेशन फिर से क्या करती है, इस सेल्फ पोलिनेशन के बेस के ऊपर फिर से दो कैटेगरी प्लांट्स की प्रोड्यूस हुई। वन इज द वेरी डिफरेंट प्लांट्स, मतलब सेम कैटेगरी फॉर दिस कंडीशन, इट इज आल्सो 98%, यानी मेजोरिटी में ये प्लांट मिले। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स मिले जो फिर से इन पेरेंट्स से सेपरेट मिले, इन पेरेंट्स से, मतलब इन प्लांट्स के कंपैरिजन ये तो सेम मिले, लेकिन कुछ ऐसे मिले जो बिल्कुल सेपरेट थे। फीवर्स आर द 2%। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है तो बार बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जो स्पीसीज के मेंबर्स मिलते हैं, ऑल आर द डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो मतलब रेयर केस ऐसा है जिस केस के अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। एक सिंपली भाषा में हम यहां से बोल सकते हैं, देखिए यहां इन पेरेंट्स के कंपैरिजन में जब हम इस नेक्स्ट स्टेप पे गए, नेक्स्ट जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन, यहां पर ये सेकंड जनरेशन बन गई, यहां पर फिर गए इधर हम, ये थर्ड जनरेशन बन गई हमारे पास, थर्ड जनरेशन। तो देखिए यहां से ऑर्गेनिजम्स में 100% एक तरीके से चेंज आ गया, 100% चेंज, यहां से भी जनरेशन में 100% चेंज आ गया। इसका मतलब क्या है, सिंगल स्टेप जो है वो लार्ज चेंज कर देता है। सिंपली हम कह सकते हैं ए सिंगल स्टेप लार्ज चेंज, ठीक है। और लार्ज चेंज मतलब म्यूटेशन, इसी म्यूटेशन के कारण किसकी ओरिजिन होती है, न्यू स्पीसीज की ओरिजिन होती है। तो इस तरीके से हुगो डी वरीज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स के केस में
किस तरीके से प्लांट्स के केस में भी ये पार्टिकुलर कंडीशन परफॉर्म की जाती है कि प्लांट के केस में भी ये पॉसिबल है कि म्यूटेशन कैसे होती है, ठीक है ना, म्यूटेशन कैसे होती है, हर किसी प्लांट्स के केस में ये पॉसिबल है। हुगो डी वरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्पॉट किसके बेस के ऊपर किया, शॉर्ट लेग्ड या आप ये कह सकते हो एनकॉन सीप जो होती है, एनकॉन सीप के बेस के ऊपर, ठीक है, या म्यूटेटेड ईव के बेस के ऊपर। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल एनिमल्स का देते हैं, एग्जांपल एनिमल्स का देते हैं तो उसमें हमारे पास है एनकॉन सीप, ठीक है, या म्यूटेटेड ईव, ये दोनों हमारे पास एग्जांपल हैं जो एक सिंगल स्टेप के बेस के ऊपर लार्ज चेंज शो करते हैं। और ये सिंगल मतलब अगर हम अब इसी चीज को हम किसके बेस के ऊपर काउंट करें, इसी चीज को हम अगर हुगो डी वरीज के बेस के ऊपर प्लांट के ही इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर काउंट करते हैं तो हुगो डी वरीज ने ये बताया कि ऐसे में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरीके की कंडीशंस परफॉर्म की गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेचुरल कंडीशन है, ठीक है ना, नेचुरल, यहाँ पर हमारे पास है नेचुरल प्लांट, और वो नेचुरल प्लांट कितने हैं भाई, मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी में 98%, समझ गए ना। अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ इस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उसने बताया कि 4 तरीके के मेन 4 तरीके के प्लांट प्रोड्यूस हुए। कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस हुए भाई, सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव प्रोड्यूस हुए जिसके अंदर क्या था, सम न्यू ट्रेड्स आर क्रिएट, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्रिएट हुआ भाई प्रोग्रेसिव मतलब विद सम न्यू ट्रेड, उनके अंदर कुछ नई ट्रेड्स क्रिएट हुई। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिसमें ट्रेड्स खत्म होगी, ठीक है ना, जिसमें लॉस्ट होगी, तो वो कौन से हैं भाई, रिट्रोग्रेसिव हो गए हमारे पास। वो कौन से हो गए भाई, रिट्रोग्रेसिव, इसका मतलब विच लॉस्ट सम ट्रेड, जिसने कुछ कैरेक्टर को खो दिया। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी तो होंगे जिसके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए, मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे एक तरीके से जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट कंडीशंस बन गई टाइम के साथ। कुछ ऐसे भी होंगे जिसके केस में क्या होगा, जो वीक हो गए, डिग्रेसिव को बोल सकते हैं आप, उसको क्या बोल सकते हो, डिग्रेसिव, ठीक है, विच इज वीक एंड लॉस्ट, ठीक है ना, जो टाइम के साथ खत्म हो गए। देन उसके साथ साथ एक और भी होंगे कैटेगरी हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए, जिसमें बहुत सारे चेंज हुए। दिस इज कॉल्ड द इनकॉन्स्टेंट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द इनकॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से 4 मेन कैटेगरी बन गई। 4 मेन कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी बन गई, प्रोग्रेसिव कैटेगरी, एक तो हमारे पास कौन सी बन गई, प्रोग्रेसिव कैटेगरी। दूसरी हमारे पास रिट्रोग्रेसिव कैटेगरी। थर्ड हमारे पास डिग्रेसिव, और फिर उसके बाद इनकॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से 4 मेन कैटेगरी बन गई। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम हुगो डी वरीज के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये सारे के सारे क्या है भाई, इसमें म्यूटेशन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स जनरेट हुए। इस पूरे के पूरे स्टेप्स के बेस के ऊपर कुछ फीचर्स जनरेट हुए। यानी हम इन फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम उन फीचर्स पॉइंट्स की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। तो वो फीचर्स क्या हैं हम आपको बताते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन थ्योरी की, मतलब हुगो डी वरीज ने जो थ्योरी हमारे पास रिप्रेजेंट की थी, उस थ्योरी की अगर हम प्रॉपर वे में बात करते हैं तो उस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं। अब इन फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें स्पेशली क्या कंडीशन रिप्रेजेंट की है। नंबर 1,
म्यूटेशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स। पहली बात, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर चेंज आते हैं तो वो चेंज ऑर्गेनिजम्स को उस पार्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म उस कंडीशंस में सरवाइव करता है तो हम ये कहते हैं कि वहां पर उस ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो इवोल्यूशन वर्ड है वो किससे जनरेट होता है? अगर मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर म्यूटेशन क्रिएट होती है तो वही म्यूटेशन एक तरीके से मतलब म्यूटेशन रॉ मटेरियल का काम करती है। किसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है भाई? इवोल्यूशन के लिए। यानी कहने का मतलब है अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स के कंपैरिजन में चेंज आता है तो वो चेंज हमारे पास म्यूटेशन के नाम से बोला जाता है। वही चेंज ऑर्गेनिजम्स को किसी पार्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है तो वो एनवायरमेंटल कंडीशंस इवोल्यूशन के नाम से बोली जाती है। सेकंड पॉइंट, म्यूटेशंस अकर सडनली एंड इफेक्ट इमीडिएटली। बिल्कुल, म्यूटेशन जो होती है वो एकदम से मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्ट जो होता है वो इमीडिएटली हुआ। यानी एक सिंगल जनरेशन के बेस के ऊपर ही बहुत ज्यादा म्यूटेशन मतलब चेंज आया ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इमीडिएटली इफेक्ट उसने शो कर दिया। देन म्यूटेंट्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट जनरेशन। बिल्कुल, पेरेंट्स की बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं वो चेंज किसी पार्टिकुलर एजेंट्स के थ्रू, और उसी एजेंट्स को हम क्या कहते हैं भाई? म्यूटेंट बोलते हैं। मतलब म्यूटेंट्स की सिंपली डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो म्यूटेंट क्या होते हैं? इट्स मे बी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स और कॉज ऑफ द म्यूटेशंस, जिसके बेस के ऊपर चेंज आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसका जो जेनेटिक मेटेरियल है उसमें बदलाव आ जाते हैं। वही बदलाव तो एक नेक्स्ट जनरेशन को डिफरेंट कर देता है पेरेंट्स के कंपैरिजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहां पर देखिए, सम म्यूटेशंस अपीयर ऑन टू द लार्ज स्केल। सिंपल सी बात है, हमने एक वर्ड यूज किया था सेल्टेशन। सेल्टेशन वर्ड यूज किया था हमने। सेल्टेशन का मतलब क्या था भाई? सिंगल स्टेप लार्ज चेंज। सिंगल स्टेप लार्ज चेंज का मतलब वही बात है, सेल्टेशन हुई मतलब एक ही साथ बहुत सारा बदलाव हुआ। तो वही बात है, सम म्यूटेशंस अपीयर ऑन द लार्ज स्केल, जो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा बदलाव कर देते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव कर देते हैं। नाउ म्यूटेशंस आर द रिक्योरिंग। इट्स मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि म्यूटेशन का मतलब, रिक्योरिंग का मतलब क्या है भाई? म्यूटेशन जो होती है वो क्या करती है? द सेम म्यूटेशन अपीयर अगेन एंड अगेन। कोई भी एक म्यूटेशन होती है वो अगेन एंड अगेन इन परफॉर्म होती है। इंक्रीज द चांस ऑफ द सिलेक्शन बाय नेचर्स। यानी कोई भी म्यूटेशन है वो रिपीटेड वे में हो सकती है, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं सिंगल म्यूटेशन अकर्ड इन ए रिपीटेड वे। किसमें होती है भाई? रिपीटेड वे में होती है, बार बार रिपीट होती है, जिसकी वजह से वो जब तक होती रहती है जब तक नेचर उसको कंप्लीटली सिलेक्ट ना कर दे, मतलब वो पार्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव ना कर पाए ऑर्गेनिज्म, तब तक वो करती रहती है। म्यूटेशन कैन अपीयर इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल, म्यूटेशन कैन अपीयर इन ऑल डायरेक्शन। अब ऑल डायरेक्शन का मतलब कि म्यूटेशन जो होती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है। अब म्यूटेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो तो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी होती है, वही म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल भी होती है। उसी के बेस के ऊपर म्यूटेशन कंप्लीट होती रहती है। अब जब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जो बेनिफिशियल होगी उसको हम फॉरवर्ड बोल देते हैं, जो हार्मफुल होगी उसको हमें बैकवर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। देन ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल्स। ऑल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल। बिल्कुल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी म्यूटेशन का जो बेस होता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है, मतलब उसका जो डीएनए होता है वही बेस होता है। इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है म्यूटेशन। कोई भी म्यूटेशन होती है जो जेनेटिक बेस के कारण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड हो जाती है। अब म्यूटेशन शोइंग सेल्टेशन, मैंने ऊपर भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर देखिए सेल्टेशन की बात करते हैं, यानी म्यूटेशन जो होती है
वो एक सिंगल स्टेप के बेस के ऊपर जब लार्ज चेंज करती है तो ऐसी म्यूटेशन को हम सेल्टेशन के नाम से बोलते हैं। और वही सेल्टेशन जो होता है वो हेल्पफुल होता है। मतलब जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल की बात अगर यहां पर करें हमें, तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या चीज थी भाई, एनकॉन शिप, जो सिंगल स्टेप म्यूटेशन में शॉर्ट लेग्ड शिप जो प्रोड्यूस हुई थी, वो एक तरीके से एग्जांपल है किसका, सेल्टेशन का। नेचुरल सिलेक्शन, बेनिफिशियल म्यूटेशन, बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन के लिए नेचर सेलेक्ट द। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि म्यूटेशन क्रिएट हुई, बिल्कुल म्यूटेशन क्रिएट हुई है। म्यूटेशन क्रिएट होने के बाद मैंने इससे पहले आपको बताया था कि म्यूटेशन अपीयर इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। नेचुरल सेलेक्ट बेनिफिशियल म्यूटेशन, यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में म्यूटेशन होती है नेचर सिर्फ उसी को सिलेक्ट करती है। इसलिए म्यूटेशन जो होती है जो बेनिफिशियल होती है वही एक तरीके से नए करेक्टर के बेस के ऊपर, नई अपीयरेंस के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अपीयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज ए डिसकंटिन्यू और जर्की प्रोसेस, यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें एक ही बारी में एक ही सिंगल स्टेप के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर लार्ज चेंज आ जाता है। उसी लार्ज चेंज की बात अगर हम करते हैं तो वो लार्ज चेंज पॉसिबल नहीं है एक सिंगल जनरेशन में, उसके लिए बहुत सारी जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन जो होती है वो सिंगल जनरेशन के बेस के ऊपर, सिंगल स्टेप म्यूटेशन के बेस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर लार्ज चेंज आ जाता है, बट वही लार्ज चेंज अगर जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होता है तो कई बार जनरेशन में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उसके बेस के ऊपर ही ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चेंज आता है। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो हैं ये हमारे पास ह्यूगो डी वरीज म्यूटेशन थ्योरी के हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ह्यूगो डी वरीज के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके बेस के ऊपर थ्योरी को हमने या बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अब क्रिटिसिजम्स ऑफ टू द म्यूटेशन थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। क्रिटिसिज्म अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के क्रिटिसिज्म होते हैं। वन इज द फेवर ऑफ द थ्योरी, कुछ ऐसे होते हैं जो थ्योरी के फेवर में होते हैं। एविडेंस फॉर द थ्योरी, पहला पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, पहला पॉइंट है एविडेंस फॉर द थ्योरी। पहला पॉइंट हमारे पास एविडेंस फॉर द थ्योरी, यानी ऐसे पॉइंट जो थ्योरी को फेवर करते हैं, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ऐसे हैं जो थ्योरी के लिए सही है। अब हमारे पास सबसे पहले है क्रिटिसिजम्स ऑफ द थ्योरी। अब यहां पर एविडेंस फॉर द थ्योरी, थ्योरी के वो एविडेंस है जो इस पार्टिकुलर थ्योरी को यानी म्यूटेशन थ्योरी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो एक्सपेरिमेंट ह्यूगो डी वरीज ने परफॉर्म किए थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द ह्यूगो डी वरीज हैज बीन बी रिपीटेड, वो किसी पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने उसको रिपीट किया बाय द मैकडूगल्स एंड टू द सूल इन अमेरिका, तो ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने रिपीट किए, तो ये एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे जिस तरीके से ह्यूगो डी वरीज ने इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशंस के बेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम मिले। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एविडेंस हुआ एक तरीके से थ्योरी के साथ साथ, अगेंस्ट नहीं, थ्योरी के साथ वो पॉइंट्स शो किया गया। देन उसके बाद क्या है, म्यूटेशन डू ऑकर्स इन नेचर्स। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं लैमार्क की थ्योरी की या डार्विन की थ्योरी की, वहां पर भी बहुत सारे चेंज हुए। उसी चेंज के बेस के ऊपर अलग अलग वर्डिंग के बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने अलग अलग वे रिप्रेजेंट किया। इट्स मीन्स उन्होंने ये भी कह दिया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स,
लैमार्क के अकॉर्डिंग ये कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि नेचुरल सिलेक्शन। वहां पर किसी भी केस में, किसी भी थ्योरी के केस में ये बात एक्सप्लेन नहीं की गई कि वो जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है या कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया गया वो किसके बेस के ऊपर किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि उस कुछ ना कुछ ऐसा है जो नेचर में होता है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा क्या है नेचर में जिसको हमें म्यूटेशन बोलते हैं। वो नेचर में हमेशा होता है, और उसी के बेस के ऊपर डी वरीज ने देखा कि एनकॉन सीप प्रोड्यूस हुई। एनकॉन सीप का मतलब शॉर्ट लेग्ड सीप प्रोड्यूस हुई एक सिंगल जनरेशन के बेस के ऊपर। उसी के बेस के ऊपर देखा कि हॉर्नलेस कैटल्स आर प्रोड्यूस, यानी सींग रहित कैटल्स, जिन कैटल्स के केस में सींग प्रेजेंट थे उनकी कुछ जनरेशन ऐसे भी मिली, उनके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिले जिनके अंदर सींग नहीं मिले, और फिर वही केस हमें क्या मिला कि वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट भी हो जाता है। देन उसके साथ साथ थर्ड एग्जांपल है हेयरलेस डॉग, कैट और माइस आर आल्सो प्रोड्यूस। यहां पर देखिए हेयरलेस डॉग भी प्रोड्यूस किए गए, कैटल्स भी जिसमें डॉग्स है, कैट भी है, माइस भी है, ये सब एक तरीके से सब प्रोड्यूस किए गए। अब जब ये सब सारे के सारे एनिमल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेचर में ऐसा स्टेप जरूर होता है जिसके बेस के ऊपर ये सब एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं, और उन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस। उसी वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसी चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यूटेशंस यूज करते हैं। तो म्यूटेशंस आल्सो अकर। थर्ड पॉइंट नंबर 3 देखिए, हुगो डी वरीज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसके ऊपर, ओइनोथिरा लैमार्किनिया, एक प्लांट जो है जिसको हम क्या बोलते थे, इवनिंग प्राइमरोज के नाम से बोलते थे। उसने देखा कि उसी प्लांट्स के अंदर ओरिजिनली 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ओरिजिनली 14 क्रोमोसोम है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उसने म्यूटेंट का जहां पर यूज किया तो फिर एक्सपेरिमेंट में देखिए क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, कितना क्रोमोसोम का नंबर वो अपनी पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर उसने अपीयर किया। क्रोमोसोम 16 भी हुए, 20 भी हो गए, 22 भी, 28 भी, 30 भी, ये सब प्रोड्यूस किए गए, मतलब जब एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। तो यहां पर क्या हुआ इस पूरे के पूरे केस में देखिए, इट शोइंग द म्यूटेंट आर इंडिपेंडेंट स्टेप्स। उसने बताया कि म्यूटेंट जो होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंसी होती है, वो किसी भी वे में हो सकते हैं, कैसी भी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो म्यूटेशन के बेस के ऊपर वो कंडीशन है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, म्यूटेशन हैव द जेनेटिक बेस। बिल्कुल कोई भी म्यूटेशन जो होती है किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उसका कोई ना कोई तो बेस होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसका बेस क्या है, इनहेरिटेबल बोल रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए जेनेटिक मेटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक मेटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल टू बी चेंज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई बदलाव होता है तो वो बदलाव उसको पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वही चेंज अब पेरेंट्स के कैरेक्टर में कैसे आता है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई जेनेटिक बेस होता है। यानी हर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वहां पर जेनेटिक मेटेरियल होता है, उसी जेनेटिक मेटेरियल के अंदर चेंज आता है, और वही चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी इनहेरिटेबल होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, ए सिंगल लार्ज म्यूटेशन अकर में प्रोड्यूस लार्ज वेरिएटी इन सिंगल स्पीसीज या न्यू स्पीसीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जब म्यूटेशंस क्रिएट होती है, वही म्यूटेशन लार्ज स्केल पे भी फॉरवर्ड हो सकती है। जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वही म्यूटेशन लार्ज स्केल पे होती है तो ऐसे में वो कई टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस करती है। वो जो वैरायटी वो प्रोड्यूस करती है उसी के बेस के ऊपर लार्ज न्यू वैरायटीज आल्सो भी प्रोड्यूस। सिंगल स्पीसीज के अंदर से ही बहुत टाइप की नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है, और वो सभी वैरायटीज जो होती हैं उसी को हम म्यूटेशन के बेस के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी के खिलाफ है, मतलब एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी। अब हम नेक्स्ट बताते हैं एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी। हम कह सकते हैं एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी। एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी।
कुछ ऐसे पॉइंट जो थ्योरी को मानते ही नहीं है, जो थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, उनको हम क्या बोलते हैं, एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी। तो ये सबसे अगर बेटा यहाँ पर अगेंस्ट द थ्योरी एविडेंस की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी जो है ऑर्गेनिज्म हुगो डी वरीज की, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और वो क्रिटिसाइज किए भी गए हैं जिनमें अगेंस्ट द थ्योरी वो बोले गए हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए म्यूटेशंस आर रेयर अकर, बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में म्यूटेशन जो है वो रेयर अकर होती है, यानी म्यूटेशन जो होती है भाई वो बहुत सारे केसेस में बहुत कम दिखाई देती है। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि म्यूटेशन नहीं हुई, म्यूटेशन तो हुई है, बट उसका जो भी डाउटफुल जो उसका मैग्नीट्यूड है, अगर मान लीजिए सिंपली वे में अगर हम बात करते हैं, देखिए इट सीम डाउटफुल if all the multitudes of the animals and plants species could appear by mutations। ये कह रहा है कि टोटली कंडीशंस जो हमारे पास प्रेजेंट है म्यूटेशंस की, उसका मल्टीट्यूड अगर हम करते, चाहे वो प्लांट्स के केस में है चाहे वो एनिमल्स के केस में, टोटली अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसके बेस के ऊपर देखें तो म्यूटेशन जो है एक तरीके से डाउटफुल कंडीशंस का डाउटफुल वे में उस पार्टिकुलर कंडीशंस को वो रिप्रेजेंट करती है। नाउ देयर आर द अमेजिंग मिमिक एंड रिजेम्बलेंस विद देयर मॉडल। ये कह रहा कि कई बार क्या होता है, म्यूटेशन हमें नहीं पता चलता कि म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। वो क्यों नहीं पता चलता, हालांकि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है, वो ही चेंज मिमिक के नाम से भी बोलते हैं, रिजेम्बलेंस के नाम से भी बोलते हैं, ऑन द देयर मॉडल ऑर्गेनिजम्स। अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, देखिए एक एग्जाम्पल मेरे आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, गार्डन लिजार्ड्स मींस कैमलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, आपने उसको देखा है, इट चेंज देयर कलर, वो जैसा भी बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है। उस पॉइंट्स को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिमिक। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, मिमिक्री के नाम से बोलते हैं। अब ये मिमिक्री किस कंडीशंस में इंक्लूड की जा सकती है, क्या वो म्यूटेशन में इंक्लूड की जा सकती है कि ऑर्गेनिजम्स जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्टिव वे में चेंज कर लिया या प्रोटेक्टिव कंडीशन उसने शो कर दी, ऐसे में क्या कह सकते हैं हम, वो म्यूटेशंस है। अगर म्यूटेशन है तो परमानेंटली चेंज होना जरूरी है, अगर म्यूटेशंस नहीं है तो वो टेम्परेरी चेंज कैसे होगा। देन उसके बाद है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस भी एक ऐसा पॉइंट है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉसिबल है। जैसे इसके लिए, इस रिजेम्बलेंस वर्ड के लिए हम किस तरीके का एग्जांपल दे सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोबोस्किस इन केस कंपैरिजन विद द नेक्ट्रीज। फ्लावर्स के केस में जो नेक्ट्रीज प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में इंसेक्ट का जो प्रोबोस्किस रीजन है उसकी डेवलपमेंट होती है। और जब इंसेक्ट के केस में प्रोबोस्किस रीजन की डेवलपमेंट होती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रोबोस्किस प्लांट्स के केस में नेक्ट्रीज की लेंथ इंक्रीज होती है, डेप्थ इंक्रीज होती है, ऐसे ऐसे इंसेक्ट के केस में प्रोबोस्किस का साइज इंक्रीज होता है। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट्स को क्या हम म्यूटेशंस में एक्सप्लेन करेंगे, नहीं। अब इस चीज को मतलब हुगो डी वरीज इस पार्टिकुलर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए जिसके बेस के ऊपर वो थ्योरी के अगेंस्ट काउंट किए गए, मतलब ये पॉइंट्स थ्योरी के अगेंस्ट काउंट किए गए। देन उसके बाद है म्यूटेशंस आर ऑफ्टन रिसेसिव। ठीक है, म्यूटेशंस कई केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर म्यूटेशन जो होती है उसको हम एक तरीके से रिसेसिव फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, whereas it is generally the dominant mutations that being be about evolutions। डोमिनेंट हम ये मानते हैं कि डोमिनेंट म्यूटेशन जो होती है वही किस चीज को, इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सिंपली भाषा में हम इस वर्ड को, इस चीज को दोबारा देखें, हम ये मानते हैं कि कोई भी म्यूटेशन जो होती है वही डोमिनेंट म्यूटेशन अगर होगी तो उसी के बेस के ऊपर इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है, मतलब इवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो वो पॉसिबल है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई भी रिसेसिव म्यूटेशन क्रिएट होती है तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती, वो किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को शो नहीं करती। ऐसे में हमारे पास जो म्यूटेशन होती है उस डोमिनेंट म्यूटेशन को ही हम फॉरवर्ड म्यूटेशन काउंट करते हैं, और रिसेसिव म्यूटेशन जो है उसको हम किसी वे में भी काउंट नहीं करते। इसका मतलब डोमिनेंट म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नॉट द इनिशियल कंडीशंस। अब इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं बेटा
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हुगो डी व्रीज? हुगो डी व्रीज ने जो थ्योरी दी उसकी क्या एडवांटेज है? सिग्निफिकेंस ऑफ द डी व्रीज थ्योरी। देखिए हुगो डी वरीज जो पर्सन है उन्होंने, भाई मैं लिख सकता हूं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डी वरीज थ्योरी, ठीक है, वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। कि किसके बेस के ऊपर ये सब इवोल्यूशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर हुआ है भाई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं, म्यूटेशन इज नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन। इट्स मीन्स इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है भाई, ठीक है ना। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है किसको? इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट हमें, उस इवोल्यूशन के कंसेप्ट के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है। तो देखिए आज जो हमने अब इस पार्टिकुलर केस के बेस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हमें मिले हैं, जो क्रिटिसाइज किया गया है हुगो डी व्रीज थ्योरी को, इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म को नेक्स्ट बेस जो हमारे पास प्रेजेंट है, मॉडर्न बेसिस ऑफ इवोल्यूशन या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उस थ्योरी के बेस के ऊपर हम काफी हद तक हुगो डी व्रीज थ्योरी के जो क्रिटिसाइज पॉइंट थे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो प्रेजेंट थे, उनको हमने सॉल्व किया है। तो आज का जो लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर हमने हुगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। इस थ्योरी के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी मॉडर्न थ्योरी जो हमारे पास है। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।